अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। कराची के इलाके लियारी में जुमे के दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिन तक जारी रहा और फिर तकरीबन 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हुआ और मलबे से 26 लाशें निकाली गईं, जबकि एक ज़ख्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े में होने वाली अमवात की तादाद 27 हो गई, जबकि 11 अफराद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया, मगर अब हादसे से मुतालिक हैरान कुन और तशवीशनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। हुकूमती इदारों की अहलियत और कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि गिरने वाली इमारत पहले ही ख़तरनाक करार दी जा चुकी थी, मगर इसके बावजूद नोटिस तो भेजे गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब 27 अफराद की मौत के बाद हुकूमत एक्शन ले रही है और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसके बाद सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़िया लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया है। तहकीकात हो रही हैं, अगर DG की गफलत हुई तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों को गिराने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है कि इन इमारतों में वाक़ यूनिट्स और अफराद की फहरिस्त तैयार करें। इसके अलावा शहर में ख़तरनाक करार दी जाने वाली 588 इमारतों से मुतालिक फ़ैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। DG साहब को रिमूव कर दिया गया है। कोई नया DG जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में FIR दर्ज होंगी। अगर उसमें DG की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं 1 मिलियन के हिसाब से, वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराम करेगी। 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं, उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके, उनको कैटेगराइज करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि ये फैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने बताया कि मुजरिमाना गफलत करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है, मगर गिरने वाली इमारत को 2022 में यानी 3 साल पहले ही ख़तरनाक करार दिया जा चुका था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस इमारत को ख़तरनाक करार दिया था और तीसरी मंजिल को तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी थी, मगर तजावीज़ पर अमल करने की बजाय 2 मजीद गैर कानूनी फ्लोर तामीर कर दिए गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी फिजा हुसैन शेखा रोड पर वाक़ 5 मंजिला इमारत को खतरनाक करार देने के बावजूद खाली क्यों नहीं कराया गया? प्लॉट नंबर 29 LY पर बनी इमारत गदा पहले से कंपाउंड नुमा जगह पर 250 गज के रकबे पर बनी हुई थी। जियो न्यूज़ की तफ्तीश के मुताबिक 1974 में बनने वाली इमारत कानूनी तौर पर 3 मंजिला थी, लेकिन चंद साल कबल इमारत मखदूश होना शुरू हो गई, जिसके बाद 2022 में इसे खतरनाक करार दे दिया गया और रिपोर्ट दी गई कि इमारत की तीसरी मंजिल को तोड़कर बकिया इमारत लाइसेंस याफ्ता स्ट्रक्चर इंजीनियर से मरम्मत कराई जाए तो इमारत रहने के लायक हो जाएगी। लेकिन रिपोर्ट में दी गई तजावीज पर काम होना तो दूर, उल्टा 2022 के बाद 3 मंजिला इमारत पर मजीद 2 गैर कानूनी फ्लोर बिल्डर माफिया की जानिब से सरकारी अफसरान की मुबैना मिली भगत के साथ तामीर कर दिए गए और निचली मंजिलें भी मरम्मत नहीं की गयी। गैर कानूनी फ्लोर्स की तामीरात के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की विजिलेंस टीम ने गैर कानूनी मंजिलों की रिपोर्ट दी और ना ही डेंजरस बिल्डिंग करार देने वाली टीम ने इस पर कोई एक्शन लिया। 2023 से 2025 तक दस्तावेजात में 5 मंजिला इमारत को 3 मंजिला इमारत दिखाकर
कर खतरनाक करार दिया जाता रहा। अफसोस इस पर है कि इस गफलत पर जिले इंतजामिया और पुलिस ने भी अपनी आंखें बंद रखी। इन दस्तावेजाती सबूत से सवालात उठते हैं कि 3 मंजिला इमारत जब गैर कानूनी करार दी गई, इस पर इजाफी फ्लोर कैसे बने? जब मखदूश इमारत पर तामीरात जारी थी तब SBCA की विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? बिल्डिंग को खतरनाक करार देने वाली टीम ने 5 मंजिला इमारत को दस्तावेजात में क्यों 3 मंजिला दिखाया और खाली कराने के नोटिस दिए? इस सब के दौरान जिले इंतजामिया कहाँ थी? जब गैस बिजली मुनक़दा करने के लिए मुताल्लिक़ इदारों को खत लिखा गया तो गैस बिजली पानी की फराहमी क्यों नहीं मुनक़दा की गई? ये सब वो सवालात हैं जिन्होंने तमाम मुताल्लिक़ महकमाजात की कार्रवाई पर सवालिया निशान पैदा कर दिया है। अब देखना ये है कि इस सानहे में जाँ बहक होने वाले और जख्मियों के दुख का अजाला हो सकेगा या नहीं। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। इसके अलावा सहाफ़ी इमरान अयूब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि SBCA ने तस्लीम किया कि कराची में 588 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक हैं और उनमें से 107 इमारतें सिर्फ लियारी की हैं। लियारी में ये पहला वाक़या नहीं, गुज़श्ता 5 सालों में यहाँ 4 इमारतें गिर चुकी हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के सज्जाद वकार ने माजी में कराची में ही इमारतें गिरने के वाक़यात पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। कराची में गैर कानूनी और खस्ता हाल इमारतों के गिरने के वाक़यात मुसलसल इंसानी जानों की ज़िया का सबब बन रहे हैं। हर गुज़रते साल के साथ ये वाक़यात शहर की इंतज़ामी कमज़ोरियों और नाक़िस निगरानी का आईना बनते जा रहे हैं। 20 जुलाई 2017 लियाकताबाद के इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी जान बचाने के लिए 2 मंजिल इमारतों को मखदूश करार देकर गिराने का हुक्म जारी कर दिया। फरवरी 2019 कराची के इलाके मलीन में वाक़े जाफर तैयार सोसाइटी में 4 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने 2 लाशें बरामद की जबकि दर्जनों अफराद को मलबे से निकाला। जून 2020 लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम लाशें सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल की गईं, जिनमें से बेशतर की शनाख्त न हो सकी। 2020 में कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में कायम इमारत गिरने के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। सितंबर 2020 में लियारी में ही एक और इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए और 12 अफराद जख्मी हुए। SBCA ने मुतासरा इमारत के बराबर वाली एक और इमारत को खाली करा दिया। 2020 गोलीमार के इलाके गुलबहार में इमारत गिरने के इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हुए। अक्टूबर 2023 में कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में एक ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। साल 2025 में खारादर में 7 मंजिला इमारत की छत और जीना गिर गया। कई मंजिलों की छतें मुतासिर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम फंसे हुए 16 अफराद को निकाल लिया गया। कराची में इमारतों के गिरने के मुसलसल वाक़यात ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से रस्मी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इमारतें खाली कराने में अमल दरामद न होना, नाक़िस तामीराती मयार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई न होना ऐसे अलमनाक सानियात का बाइस बन रहे हैं। सज्जाद वकार, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में आज अहम इजलास हुआ है जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत अब क्या इक़दाम करेगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से, जो कि जियो न्यूज़ की तवील खुसूसी कवरेज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। लियारी से इस हादसे के बाद पैदा होने वाले हालात पर मुसलसल रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हमने वो रिपोर्ट भी देखी है। ज़ीशान, इस इमारत के गिरने के बाद जो हकाइक सामने आए हैं वो तो बहुत ही हैरान कुन हैं, होशरुबा इंकशाफात है। अब इस हादसे के बाद इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनसे मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि इमारतों को खाली करवाया गया। इस इमारत के साथ जो जगह है वहाँ पे भी नुकसानात हुए। फौरी तौर पर क्या इक़दाम नज़र आ रहे हैं लियारी में, बगदादी में या लियारी के किसी और इलाके में जिसकी मालूमात आपके पास मौजूद है? देखिए, इब्तदाई तौर पे जो ही ये इमारत ज़मीन बोस हुई थी, ये 5 मंजिला इमारत, तो क्योंकि जैसा कि बायलॉस का बिल्कुल भी लियारी की जो कंस्ट्रक्शन में खुसूसी तौर पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। कराची के चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बायलॉस का, जिसमें लियाकताबाद है, कोरंगी, ऐसे कुछ इलाके, उसमें लियारी भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तवील क़ामत इमारतें तैयार कर दी जाती हैं। 6 से 7 मंजिला इमारतें 100 गज से बनाई जाती हैं और उसमें एक इमारत दूसरी इमारत में सिर्फ दीवार का डिफरेंस होता है। और
और यही प्रॉब्लम हमें इस हादसे में भी, इस सानहे में भी देखने को मिली कि जो ही ये इमारत ज़मींदोज़ हुई उसके साथ जो दूसरी इमारत थी वो भी बुरी तरह से डैमेज हुई। और जो आखिरी लाश है जो कि 14 साल जैद की जो लाश मिली है वो देखते हुए उसे भी वाज़ह वो उस मलबे से नहीं मिली, बल्कि जो पड़ोस वाली बिल्डिंग जिसकी स्टेयरकेस पूरी जो सीढ़ियाँ गिरी थी वो उसके मलबे से मिला था, यानी कि दूसरी मंजिल से मिला था। और उसको एक तीसरी बिल्डिंग की जो लॉबी थी वहाँ से रेस्क्यू एहलकार का और बहुत देर के बाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद में उसकी लाश को रिकवर किया। तो उसके बाद में जो ही ये इमारत गिरी थी तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल जुड़ के बनी थी तो उससे दोनों इमारतों पे इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद में इंतज़ामिया ने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे उन दोनों इमारतों को खाली कराया और उसके बाद में उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, क्योंकि कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, कभी नहीं सामने आती। जिस दिन ये वक़ुआ हुआ था उस दिन आगरा ताज कॉलोनी में एक 7 मंजिला इमारत जो कि मुश्किल से 100 या 120 गज के प्लॉट पे तैयार हुई थी, उसके अंदर भी बहुत बड़ी दरार पड़ी। और वो दरार भी वाज़ेह तौर पे दिखने में आ रही थी कि दो जो बराबर में बिल्कुल एक रिहायशी घर था एक मंजिल का, उसके साथ तो अटैच हुआ था, उस ग्राउंड फ्लोर के साथ ये एक तवील कामत इमारत बनी हुई थी। और उसमें जो उससे फील होना शुरू हो गया था कि वो अपनी जगह छोड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि काम भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। जिन मैं कोई ये बात इधर बताने से चाह रहा हूँ, क्योंकि जो इस वाक़े में भी जो अंदरूनी दस्तावेज़ात जो न्यूज़ ने हासिल किए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट में भी वाज़ेह तौर पर दी, जो एक इंकशाफात सामने आए, बिल्डर माफिया जो यहाँ पे बिल्डर माफिया है उसका काम करने का तरीका ये है कि ऐसी पुरानी इमारतों की छतें ये लोग काबू कर लेते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर फ्लोर पे फ्लोर बनाए चले जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस इमारत को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो मिली भगत के साथ में वो उस इमारत पे पहुंचते हैं। आपकी तहकीकाती रिपोर्ट दूसरे दिन सामने आई और उसमें ये इंकशाफ हुआ कि ये 3 मंजिला थी इमारत। उसके बाद इस बारे में अलर्ट जारी किया गया, वार्निंग जारी की गई कि इसके तीसरी मंजिल को गिराकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से इस बिल्डिंग को दुरुस्त किया जाए। तो वहाँ ये बात रुकी नहीं, बल्कि उन 3 मंजिलों के ऊपर 2 फ्लोर और तामीर कर दिए गए, जो कि आपकी तहकीकाती रिपोर्ट में दस्तावेज़ में ये बात सामने आई। उसमें कोई मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या पता लगी है कि एक तरफ तो SBCA पर उंगलियां उठ रही हैं और यहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या बताते हैं। इस इमारत के मालिकान और फिर ठेकेदार ये सब उसमें मुलव्वस थे, इस तरीके से ये गैर कानूनी कार्रवाई की गई यहाँ पर। देखिए जुनैद, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो बात यह कि जो गैर कानूनी अनासर, जो ये अनासर हैं, बिल्डर माफिया हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग की इस कंडीशन को देखते हुए भी लोगों की जानों का ख्याल नहीं किया और मज़ीद ऊपर बिल्डिंगें उसके अंदर 2 फ्लोर्स बना दिए। साथ ही साथ अफसोस की बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जितने भी जो इनके ऊपर नोटिफिकेशंस जारी किए हैं बिल्डिंग को एवैक्यूएट कराने के लिए, जो दावे किए गए हैं, उसके जो नोटिस भी जारी किए गए हैं, वो सारे ग्राउंड+3 की बिल्डिंग के किए गए हैं। 2 फ्लोर्स को किसी ने चेक नहीं किया या चेक करने के मुबैना तौर पे चेक करने के बावजूद उसको सामने नहीं लाया गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में कई सालों से इसका एक पिलर नीचे का डैमेज था, वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें लोग ने एक शख्स ने जिसकी अपनी भी फैमिली यहाँ पे दब के जो लोग जाँ भाग हुए हैं कि उन्होंने पैसे दे के खाली करा के अपने घर वालों को ठहरा दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लियारी के अंदर ये जो मकानात छोटे छोटे बनते हैं जो कि बिल्डर माफिया की जानिब से बनाए जाते हैं, इसके अंदर नाकिस माल तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन ये प्लॉट कंपैरेटिवली ये फ्लैट सस्ते होते हैं। तो लोग इस हवाले से नहीं देखते कि ये किस बिल्डिंग पे बना हुआ है, कितने उभर गया है, बल्कि जो गरीब लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक छोटा सा फ्लैट अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं, वो फौरी तौर पे इनके झांसे में आ जाते हैं और वो ये ख़रीद लेते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी ये होती है कि पीछे की जानिब इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज या कोई भी क्वालिटी चेक नहीं होता। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त उमूमी तौर पर देखा गया है जो लोग जो बिल्डिंगें माजी में भी खाली कराई गई हैं, डेंजरस डिक्लेयर की गई हैं और अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उसको तोड़ा है तो उसके बाद में रिहायशियों से पैसे लेके एक बिल्डर माफिया आता है, वो रिहायशियों से पैसे लेके उसी इमारत को दोबारा बनाता है और बदले में 3 से 4 फ्लोर मजीद उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करता है, ताकि उसके ऊपर जो रिहायशियों से पैसे अलग लेता है और उसके बाद जो बड़ी इमारतें बना के उसके अपार्टमेंट्स को सेल आउट करके मजीद वहाँ से फ़ायदा कमाता है। जितने ऊपर फ्लोर्स डाले जाते हैं उनके कोई कानूनी तौर पे कोई उसकी हैसियत नहीं होती है, तमाम तर गैर कानूनी फ्लोर्स होते हैं। और ये एक नहीं बल्कि जितने भी शहर के छोटे इलाके हैं जिसके अंदर लियाकताबाद भी शामिल है,
है, लियारी शामिल है, इसके अलावा मुख्तलिफ कोरंगी शामिल है। इन इलाकों में जो छोटे जो बिल्डर माफियाज हैं वो लोग इसी तरीके से सारा काम कर रहे हैं और लोगों की जानों को स्टेक पे लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह। लियारी के हालात बता रहे थे। पूरे शहर में ही ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो मखदूश हालत में, लेकिन लियारी जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब रहा है, वो जमात जो पिछले 17 बरस से मुसलसल अब सिंध में इक़्तिदार में है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ये भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि इसका हल क्या होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, सिर्फ पुरानी तारीख में ना जाएं, पिछले 5 बरस में ही देखें तो कई वाक़यात हो चुके हैं। लियारी में ही कई इमारतें मखदूश होने के बाद गिर चुकी हैं और शहर के दीगर इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। ये सिर्फ गफलत या नाअहली है या फिर एक बाकायदा कोई तरीक़ेकार है जिसमें करप्शन हो रही है और उसकी वजह से इमारतें बनती चली जा रही हैं, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं? इस कदर खौफनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, कोई ज़लज़ला नहीं आया, कोई आफत नहीं आई और उसके बगैर ही नाअहली और गफलत की वजह से ये इमारत गिर गई, इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ। वजह क्या है आपके सामने? आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम के बीच में रहने वाले नुमाइंदे हैं, क्या वजह है कि इसको रोक नहीं पा रही हुकूमत बिल्कुल भी? जी बिल्कुल गफलत तो है, इसमें तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा और हमारी भी जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन जो आपने बताया ना पिछले कुछ बरसों से ये वाक़यात हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने उन वाक़यात के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया नहीं या कोशिश नहीं की। पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं कि हम इनको इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोकें और जो ख़तरनाक इमारतें हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। लेकिन 2022 में तो बाकायदा कमेटीज़ नोटिफाई हुई हैं डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में और उनके रेगुलर इजलास भी होते रहते हैं और इसी अमल के नतीजे में हमने आइडेंटिफाई की पूरे सूबे के अंदर की इमारतें वो कौन सी हैं जो ख़तरनाक हैं। तो 740 इमारतों का नंबर हमारे पास आया, जिसमें से 588 इमारतें कराची में, और उसमें भी अगर आप फर्दर ब्रेकअप करें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ जो ओल्ड सिटी एरिया जिसके अंदर आता है, 456 इमारतें उसके अंदर हैं। अच्छा, इनमें भी अगर कोई इमारत इतनी ख़तरनाक थी कि उसमें लोगों की जान जाने का अंदेशा था और जानें चली भी गई, तो उनको खाली कराना भी एसपीसीए की जिम्मेदारी थी और अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक हमने फैसला किया कि एक तो हमने रिमूव कर दिया डीजी बिल्डिंग कंट्रोल को भी, और पहले ही दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैंने खुद जो वहाँ के डायरेक्टर थे बिल्डिंग कंट्रोल के, उनको, डिप्टी डायरेक्टर्स को, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को, सबको मुअत्तल भी कर दिया और एक इंक्वायरी कमेटी भी फौरी तौर पर बना दी, जिसको 3 वर्किंग डेज का हमने टाइम दिया कि इसमें जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उसके साथ साथ रिकमेंडेशंस हमें दी जाएं कि हम इस अमल को कैसे रोक सकते हैं, लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो आज एक जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, उस मीटिंग में उस कमेटी की सरबराही जो है वो पहले भी हमारी सीनियर खातून ऑफिसर है उनके पास थी, लेकिन कमिश्नर कराची को उस कमेटी का सरबराह बना के और 48 आवर्स उनको दिए गए हैं कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करें। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कमेटी अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला 48 आवर्स के अंदर अंदर अपनी वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और उसमें जिन लोगों के ऊपर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कोई एविडेंस ले आएंगे, साबित करेंगे, तो उनके खिलाफ हम जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी कराएंगे, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज कराएंगे जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनके खिलाफ। तो ये एक सख्त फैसले हमने किए हैं। लेकिन जो आपने बताया कि ये सिलसिला जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत तय करे। कराची चूँकि आप भी यहाँ हैं, कराची एक बड़ा शहर है और यहाँ पर ये एक बड़ा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग बेपनाह पैसा कमाते हैं, ख़ासतौर पर जो गैर कानूनी तामीरात का काम है। और इसमें इतना पैसा है कि ये तमाम जो सोसाइटी के एलिमेंट्स होते हैं उनको ये पैसा शामिल कर लेते हैं। इसमें हमारे इदारे के लोग भी होते हैं, उस इलाके में रहने वाले बहुत सारे बाअसर लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें यकीनी तौर पर और इदारे जो काम करते हैं आगे पीछे उनको भी शामिल कर लेते हैं। मैं आपको इस वक्त मेरे पास वो फिगर नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हमने अपने SPCA के ऑफिसर्स पे FIR करवाई हैं, उनको गिरफ्तार करवाया है। पहली मरतबा हमने कराची में जो तैनात अफसर हैं जो इन मामलात में इन्वॉल्व थे उनको आउट ऑफ सिटी भेजा है, कराची से बाहर उनके तबादले किए हैं ताकि वो बाहर भी जाकर ज़रा देखें कि नौकरी कैसे होती है, ताकि उनको ज़रा सा सज़ा के तौर पर हम ये काम उनके साथ कर सकें। हमने काम किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये भी नाकाफ़ी हैं और यही सबब था कि पिछले कोई 6-8 महीने से हम बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन में तरामीम पर काम कर रहे हैं और वो तरामीम बहुत सख्त किस्म की हैं
और जो स्टेक होल्डर्स हैं हम उसको ऑन बोर्ड लेकर जो वो तमाम जमातें जो असम्बली के अंदर मौजूद हैं उनको एतमाद में ले रहे हैं। असम्बली में मैंने इसका तस्करा भी किया है, मोटी मोटी खदोखाल इसकी मैंने शेयर भी की, जिसको अक्सर जमातों ने सपोर्ट भी किया है। तो वो कवानीन भी अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चंद हफ्तों के अंदर अंदर उसको तरमीम करें और हम नाफिज करें, ताकि जो लोग इन कामों में मुलविस हैं उनको इबरतनाक सजाएं भी दें और उनको फाइनेंशियली हम इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये जो काम वो करते हैं वो फिजिबल उनके लिए ना रहे। सईद गनी साहब, आप तस्लीम भी कर रहे हैं कि SBCA में भी ऐसे अनासर होंगे जो इस सारे अमल के ज़िम्मेदार हैं या वो करप्ट होंगे, और माजी में आपने कहा कि सजाएं दी गई। 2020 में ही लियारी में वाक़या पेश आया था और 22 अफराद जाम बहक हो गए। तो एक तो समझ आता है कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है, इजाज़त नहीं ली चूँकि उसमें टैक्स देना पड़ता है, वाजिबात अदा करने पड़ते हैं। ये जो तरीक़ाकार है कंस्ट्रक्शन का, इस पे तो जियो न्यूज़ की नशरियात में ही जो वाइस चांसलर हैं NAD यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा इन इमारतों में, उसके बगैर ही इमारतें खड़ी की जा रही हैं। 40 गज 60 गज के प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है जिसकी पलंथ ही नहीं है। वो कैसे संभलेगी वो इमारत? ये तो इंसानी समझ से ही बाहर है ये बात। तो ये तो ऐसे है कि जैसे बिल्कुल लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगाने का इरादा करके ये सब काम हो रहा है। तो इतना खौफनाक अमल है कि इसके ऊपर तो आपकी हुकूमत को इमरजेंसी लगानी चाहिए कराची शहर में। जुनैद, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए 2-3 तरह के काम हैं जो इस शहर में हो रहे हैं। एक वो है जो परमिशन लेते हैं और अप्रूवल्स उनके पास होती हैं, लेट से ग्राउंड +2 की परमिशन उनको मिल सकती है किसी मखसूस इलाके में, मखसूस साइज ऑफ जो प्लॉट होता है उस पर। लेकिन वो जब कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो ग्राउंड +2 के बजाय वो उस पर 4 मंजिलें बना देते हैं, 5 बना देते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो गैर कानूनी होती है और उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस इमारत का एक अप्रूवल और एक रिकॉर्ड हमारे पास होता है, उस प्लॉट का नंबर हमारे पास होता है। लेकिन जिस इमारत का या जिस कंस्ट्रक्शन का आप तस्करा कर रहे हैं कि 40 गज पे 50 गज पे वो 6-6 7-7 मंजिला खड़ी कर देते हैं, तो वो बेशतर वो जो प्लॉट्स हैं या तामीरात हैं जिसकी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया जाता, जो हमारे पास आते ही लोग नहीं है। तो हमारे पास रिकॉर्ड में वो होता ही नहीं है, वो ग्राउंड पे जाते हैं और तामीरात शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इससे भी अपने महकमे को बरीजुमा नहीं करार दूंगा, इसलिए कि हमारे जो SBCA के इंस्पेक्टर्स होते हैं वो यूनियन काउंसिल की सतह पर होते हैं, यूनियन कमेटीज की सतह पर होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो तामीरात हो रही हैं उसको जाकर वो चेक करें। उसमें ये जो SBCA की जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म की कंस्ट्रक्शन पर नजर रखे। हम उसमें टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का भी रोल रखना चाहते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी रोल रखना चाहते हैं, ताकि एक के बजाय 3 मुख्तलिफ इदारे हों जो इस किस्म की तामीरात पर नज़र रखें। और उसके साथ साथ हम ये भी कानून में इजाफा करना चाहते हैं, जो हमारी तजवीज़ है कि जो अफराद इस किस्म की गैर कानूनी तामीरात में मुलविस पाए जाते हैं उनकी सिर्फ तामीरात को हम डेमोलिश ना करें कि ये बिल्डिंग बना दी हमने जाके गिरा दी, दिस इज़ नॉट इनफ। हम उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करें, उनको जेल भेजें, उनको सजाएं दिलाएं कि वो जो ये चाहते हैं पैसे कमाने के लिए हम उनको फाइनेंशियली उनको लॉस कराएं। दूसरा, हमने जो रियल एस्टेट के नुमाइंदे हैं उनके साथ हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, हम उनके साथ भी बात कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतें होंगी, जिस बिल्डिंग की अप्रूवल्स SPCA की नहीं होंगी, उस बिल्डिंग में कोई रियल एस्टेट का जो एजेंट्स होते हैं वो अपना बिजनेस नहीं करेंगे, ना वो खरीदो फरोख्त में अपना किरदार अदा करेंगे, ना बायर्स को लेकर आएंगे, ना सेलर्स को वो जो है वो किसी तरह की मदद करेंगे। इसके साथ साथ एक मेरी तजवीज़ है, मुझे नहीं पता इस पर मैं सबको मुत्तफिक कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, कि जो गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतें होती हैं उसमें जो खरीदार होते हैं उसको डिस्करेज करने के लिए हम उनके लिए भी कोई सजा या जुर्माना का तयन करें, ताकि लोगों को हम बात रखें कि वो इन इमारतों में अपना पैसा ना लगाएं। असल यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग बिल्डिंग्स इसलिए बना रहे हैं कि ये बिक जाती हैं। हमारी कोशिश ये है कि इसके जो खरीदार हैं उसको हम कम करें, उनको हम शऊर दें, उनको हम समझाएं, उस पर हम सख्ती करें। जब खरीदार नहीं होगा तो शायद इस किस्म की तामीरात को रोकना हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। सईद गनी साहब, आपने 740 इमारतों का कहा, 588 भी अगर कराची में है और 107 गालिबन लियारी में है इमारतें। अगर 500 इमारतें ऐसी हैं जो मखदूश हालत में हैं या गैर मयारी तामीर की गई है, उसी से हिसाब लगा लिया जाए इस इमारत में कितने रिहायशी थे, तो ये तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर हैं सईद गनी साहब, कि वो इसलिए उनकी ज़िंदगी दाव पर है कि इमारत मखदूश हालत में है, किसी वक्त भी गिर सकती है। कुछ इमारतों का तो पता है, कुछ का पता भी नहीं है। अब इस सूरत में क्रैकडाउन का लफ्ज़ सुना तो गया, लेकिन कोई अमली तौर पर ये नज़र नहीं आया कि हुकूमत ने कार्रवाई की हो और ऐसे ठेकेदार, ऐसे बिल्डर
जो कि इस गैर कानूनी काम में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया हो, उनको हिरासत में लिया गया हो, उनसे पूछगिछ की गई हो, उनके ऊपर फौरी पाबंदी लगाई गई हो? अभी तक उस तरह का कोई इमरजेंसी इकदाम नज़र नहीं आए। नहीं, मैं आपसे एक और अर्ज करूं, देखिए जो बिल्डिंगें खतरनाक डिक्लेयर की गई थी ना, उसमें 16 इमारतों को हम पहले ही खाली करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। वो लोग वहां से चले गए हैं और वो बिल्डिंगें खाली हो गई हैं। अब जो मजीद जो 588 या 740 का जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे सूबे का, तो उसमें आज की मीटिंग में हमने 2 हफ्ते का टाइम दिया है और उसमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन इमारतों के एड्रेसेस हमारे पास हैं, ये इमारतें कितने मंजिला हैं वो हमारे पास हैं। हमने ये कहा है, अब जिस कमेटी को हमने काम सौंपा है, कि हमें वो ये बताएं कि इनमें कितने यूनिट्स हैं किस हर इमारत में, और कितनी फैमिलीज उनमें रहती हैं, कितने लोग किराएदार हैं, कितने लोग मालिक हैं, और कितने लोग वो जो पगड़ी का एक निज़ाम यहाँ चलता है पुराने कराची शहर में, कितने लोग पगड़ी के निज़ाम के तहत यहाँ किराएदार हैं। तो वो डेटा जब हमारे पास आ जाएगा सारा, तो हमारे लिए ये आसान होगा कि हम इनमें से कितने लोगों को किस अंदाज में कंपनसेट करेंगे, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह लियारी में अभी एक 7 मंजिला इमारत हमने खाली कराई, तो वहां से निकलने वाले लोगों का एक सवाल बिल्कुल जायज़ था कि जब हमें आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो हम जाएंगे कहाँ? तो हमें उनको कहीं ना कहीं कोई मुतबादिल रास्ता भी देना है, ताकि लोग जो वहां से निकलना नहीं चाहते इसलिए कि उनकी छत चली जाएगी, उनको एक उम्मीद आस हो, ताकि उनको पता हो कि हमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो इस इमारतों में रहते हैं कि देखिए ये बिल्डिंग जो गिरी है जिसमें 27 बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि यहाँ से लोगों को निकालने, और बार बार कोशिश की गई। अच्छा, लोग इसलिए नहीं निकले कि अपनी वो छत बचाना चाहते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि उनका घर भी टूट गया, उनकी जानें भी चली गई। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये सौदा उनके लिए महंगा नहीं था कि अपना वो घर छोड़ देते और अपनी जान को बचा लेते। लेकिन बहरहाल उसमें तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि बकिया जो इमारतें इस किस्म की हैं जो बहुत ज़्यादा खस्ता हैं, उसमें से लोगों को फिलहाल हम किसी भी तौर पर निकाल लें। जो इमारत इस हालत में है कि उसको खाली करवाना की ज़रूरत है और हुकूमत खाली करवाती है, और उस इमारत के रिहायशियों के पास कोई मुतबादिल रिहाइश नहीं है, तो क्या तजवीज़ है उससे मुतालिक आपकी तरफ से या हुकूमत के पास कि उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा? देखिए, ये जो अभी इमारत गिरी थी ना, उसमें भी हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रहने वाले लोग थे उनको ऑफर्स दी मुख्तलिफ। कुछ तो ये थी कि हम किसी स्कूल में किसी तरह के अरेंजमेंट में कर रहे हैं, लेकिन हमने एक ऑप्शन ये भी रखा था कि वहाँ पर जो होटल्स हैं आसपास में जो अवेलेबल है उनको खाली कराएं और वहाँ पे इनकी फैमिलीज को हम अकोमोडेट कर लें। आज की मीटिंग में कुछ और प्रपोजल भी हमारे सामने आए, लेकिन हम जब तक उसको फाइनलाइज ना कर लें, उसको मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपसे शेयर करूँ वो। लेकिन हम मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं कि अगर इस तरह के लोगों को हम फौरी तौर पर वहाँ से निकालें तो इनकी रीसेटलमेंट हम किस तरह करेंगे, लेकिन हम कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल लेंगे। तो ये आप कहने की पोजीशन में कब होंगे कि अब आज के बाद जो हो चुका है वो तो अपनी जगह, लेकिन आज के बाद कोई गैर कानूनी या गैर मयारी इमारत कराची में नहीं बनने देंगे? जुनैद, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह सकूं कि बिल्कुल नहीं बनेंगी। मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सख्तियाँ हमने पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन इन सख्तियों में आपको इजाफा नज़र आएगा, कानून में तरमीम हो जाएगी, इसमें मजीद आपको चीज़ें नज़र आएंगी, लोगों की गिरफ्तारियाँ आपको नज़र आएंगी, लोगों के नाम जो शायद किसी को नहीं पता, हम नाम डिक्लेयर करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिस कारोबार के अंदर मुलविस हैं, जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, कौन कौन से हमारे अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे। हम आपको ज़्यादा एक्टिवली शायद काम करते हुए इसमें नज़र आ जाएंगे, तो हमारी जो एक्शंस हैं वो खुद आपको नजर आएंगे। लेकिन मेरे लिए सच्ची बात है, ये बहुत बड़ा शहर है, इसके अंदर ये कहना कि किसी गली में कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होगी, ये मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन हम इस काम को इतना मुश्किल बना देंगे कि कोई करने से पहले 100 दफा सोचेगा। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब बात करने के लिए। पाकिस्तान के साथ हालिया फौजी तनाज़े के बाद भारत को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ा है और इस हजीमत को मिटाने की कोशिशों में भी इसे मुसलसल नाकामी हो रही है। 2 दिन पहले भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दावा किया था कि पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी मदद हासिल थी, मगर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए इस भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। खालिसतन 2 तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है।
जुमे को भारतीय डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक तकरीब में ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान सामने था लेकिन चीन हर मुमकिन मदद दे रहा था। पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त मालूमात भी मिल रही थी। तुर्की ने भी एक अहम किरदार अदा किया और मतलूबा किस्म की मदद फराहम की। सिविल और मिलिट्री ताउन में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। We could do a lot. Some of our indigenous systems performed well. Some did not perform very well too. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that. As far as Operation Sindoor is concerned, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two. And if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there, civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. PGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs from China. Electronic warfare and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, we do not have the luxury like the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. इसके बाद आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ के दावे को मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले मुसल्लह फौज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि खालिसतन दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद ख़ित्ते में फ़र्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नज़रिए से तंग हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी आबादी के मराकज़, फ़ौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे यानी भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। भारतीय डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हालिया बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर तनकीद कर रही है और याद दिला रही है कि राहुल गांधी पहले से ही इस हवाले से खबरदार करते रहे हैं। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. इसके अलावा कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें मोदी सरकार पर इस हवाले से सख्त तनकीद की गई है। जहां भारत अपनी अस्करी नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिफारती महाज में भी इसे मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आलमी बरादरी पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो करने पर तैयार है, मगर उस पर भारतीय मौक़िफ़ को मानने और पाकिस्तान का नाम लेने को कोई तैयार नहीं। पहले तो 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के 3 दिन बाद तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। फिर 25 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बयान आया भी तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र या मजम्मत तो दूर की बात, पहलगाम का भी कोई जिक्र नहीं था, बल्कि जम्मू और कश्मीर का जिक्र करके ये वाज़ेह किया गया था
कि इस खत्ते पर पाकिस्तान और भारत दोनों दावा करते हैं। इसके बाद से अब तक किसी मुल्क ने भारत की ख्वाहिश के मुताबिक पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ ब्राज़ील में होने वाली ब्रिक्स समिट में भी भारतीय कोशिशों के बावजूद पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नाम एलामिया में शामिल नहीं किया गया। एलामिया में पहलगाम का जिक्र किए बगैर जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत तो की गई, लेकिन भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। इससे पहले गुज़श्ता दिनों शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो भारत को दोहरी सुबकी उठानी पड़ी। जब मुश्तरका एलामिया में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तो मजम्मत की गई, मगर पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किया गया। और उसके बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इजलास छोड़कर भारत लौट गए। ये किसी मल्टीलैटरल फोरम पर भारत की एक और बड़ी सिफारती नाकामी थी और इसका सिलसिला रुका नहीं बल्कि मज़ीद फैल रहा है। गुज़श्ता दिनों अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के वज़राए ख़ारजा का वाशिंगटन में इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर भारत अपने ही करीबी इत्तेहादियों से भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा है और क्वाड के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई, मगर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। खुद भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर ने भी लिखा है कि क्वाड के एलामिया में पाकिस्तान को कोई जिक्र नहीं, बल्कि वेबसाइट ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खुद भारत का अपना मौक़िफ़ भी उलझाव का शिकार हो गया है। इसके अलावा दी वायर ने एक और इंकशाफ करते हुए लिखा था कि 1 जुलाई को भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के दरमियान होने वाले गुफ्तगू के सरकारी एलामिये से भारत की अपनी वज़ारत दिफा ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ तमाम हवाले निकाल दिए। एलामिये के असल वर्जन में, जिसे भारतीय सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने भी नशर किया था, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का तवील रिकॉर्ड आलमी सतह पर मारूफ है। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर कलअदम दहशतगर्दों के लिए एक मजबूत और महफूज पनाहगाह बन चुका है, जहां उन्हें खुली छूट हासिल है। तमाम चंद ही मिनट बाद वजारत ने एलामिये का नया वर्जन जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं था। इसके अलावा चंद दिन पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंग बंदी से मुतालिक बात करते हुए अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू में बताया था कि 9 मई की रात जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया तो वो उस वक्त उस कमरे में ही मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर हमने तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। It's not a position just of this government in Delhi. I mean, it's been a national consensus that our dealings with Pakistan are bilateral. And in this particular case, I can tell you that, I mean, I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that, you know, the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before, and something, you know, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter, and the next morning Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. So I can only tell you from my personal experience what happened. The rest I leave to you. यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम कर लिया कि अमरीकी नायब सदर ने भारत को पाकिस्तान के बड़े हमले से डराया था, जिसके बाद जंगबंदी हुई। जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एक झूठ को बचाने के लिए मज़ीद झूठ बोलने पर भी मजबूर हैं और इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि उस रात पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमला किया था, हमने फ़ौरी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ये बात हक़ाइक़ के बरक्स है और हकीकत यह है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पहले भारत ने नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तानी अस्करी तंसीबात पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत की 26 फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जिसका भारतीय फ़ौजी तर्जुमान ने इतराफ़ भी किया। और उस दिन यानी 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी हमले के फ़ौरी बाद अमरीका ने बीच में मदाखलत कर जंग बंदी करवा दी थी, जिसका सिपहर में सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया। भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ भारत के अंदर से ही सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी से बार बार सदर ट्रंप के दावे पर जवाब मांगा जा रहा है, मगर मोदी के पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक। प्रोग्राम में अभी बात ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी करवाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक। अब अमेरिका ने गजा में भी जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं और इस सिलसिले में वो इसराइल पर सख्त दबाव डाल रहे हैं, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने दावा किया है कि इसराइल ने जंग के दौरान उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहा।
साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई भी इसराइल के साथ जंग के बाद पहली बार अवामी सतह पर नजर आए, जिन्हें इसराइल ने कत्ल करने की कोशिश भी की थी। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात गजा जंगबंदी की, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक बार फिर अमरीका पहुँच गए हैं और गजा में जंगबंदी मुमकिन तौर पर उनके दौरे का अहम तरीन मौजू है। वाज़ेह रहे कि जनवरी में ट्रंप की जानिब से दूसरी बार अमरीका की सदारत संभालने के बाद से नेतन्याहू का तीसरा दौरा अमरीका है और आज उनकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात होने वाली है। नेतन्याहू के इस अहम दौरे से पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनके ख्याल में आने वाले हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा होने का अच्छा मौका है। On Gaza to Netanyahu? I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. But we're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single atomic energy commission, that was a complete and total obliteration. इसी तरह अमेरिका रवानगी से पहले नेतन्याहू ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत उम्मीद जाहिर की थी। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें यकीन है पीर को अमरीकी सदर ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे को आगे बढ़ाने में मदद देगी। नेतन्याहू ने इतवार के दिन वाशिंगटन रवानगी से पहले कहा कि दोहा में इतवार से दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक इसराइली मुज़ाकरातकारों को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि वो इन शराइत के तहत जंगबंदी का मुआहदा हासिल करें जो इसराइल ने पहले ही मंजूर कर रखी है। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि उन्हें यकीन है सदर ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत यकीनन उनके इस मुतवक्किल नताइज को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया कि इसराइल ने आर्जी जंगबंदी की इस नई अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है, जिसके बाद ये तजवीज़ हमास को फराहम कर दी गई थी। हमास ने इस तजवीज़ से मुतालिक सालिसों को मस्बत जवाब दिया था, लेकिन उसने साथ ही इसमें कुछ तरमीम शामिल की थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास की इन तरमीम को नाकाबिल कबूल करार दिया था, ताहम उसके बावजूद उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कतर में अपने नुमाइंदे भेज दिए थे और सालिसों की मौजूदगी में उनके हमास से मुज़ाकरात भी हुए। इस सारी सूरत हाल में ये खबर भी सामने आ रही है कि ट्रंप गजा में आर्जी जंगबंदी के साथ साथ जंग का मुकम्मल खात्मा भी चाहते हैं और नेतन्याहू की मुलाकात में ये बात अहम मौजू होगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 2 अमरीकी हुकाम ने बताया है कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान गजा जंग ख़त्म करने के लिए एक मुआहदे पर पहुँचना चाहते हैं। ट्रंप ईरान और इसराइल की जंगबंदी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर इस हफ्ते गजा में एक बड़ी पेशरफ्त हासिल करना चाहते हैं और 4 माह की नाकाम बातचीत के बाद हालिया दिनों में गजा में जंगबंदी के एक मुआहदे की तरफ कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ख्वाहिश है कि 60 रोज़ा जंगबंदी का मुआहदा एक बड़े अमन मुआहदे की तरफ पहला कदम हो। हालांकि नेतन्याहू अभी तक जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने वाले किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी हुकाम ने एक्सियोस को बताया कि जंग के बाद के हालात का मसला ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में एक मरकज़ी मौजू होगा। इस मौजू पर इब्तदाई बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वाइट हाउस में नेतन्याहू के करीबी साथी रॉन डार्मर और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ के दरमियान हुई थी। एक अमरीकी एहलकार ने मज़ीद बताया कि ट्रंप नेतन्याहू से जंग के बाद की सूरत हाल पर उनके ख्यालात सुनना चाहते हैं और एक बाहमी मफाहमत तक पहुँचना चाहते हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक वो ये तय करना चाहते हैं कि जंग के बाद क्या होगा। कम अज़ कम एक बुनियादी खाका तो बने। इसराइल ने जंग के बाद गजा से हमास के आला रहनुमाओं की जलावतनी से मुतालिक अपनी पुरानी सख्त पोजीशन में कुछ नरमी दिखाई है और अब इसराइल चंद अहम अस्करी कमांडर्स की अलामती जलावतनी पर राज़ी हो रहा है। एक्सियोस के मुताबिक इस हवाले से एक इसराइली एहलकार ने कहा कि गजा में अब ज़्यादा सीनियर हमास रहनुमा बाकी नहीं बचे। हम उन्हें जलावतन करने के लिए बड़े जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक छोटी कश्ती भी काफ़ी होगी। इसराइली एहलकार ने मज़ीद कहा कि इसराइल हमास के अस्करी धड़े को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अगर हमास के सैकड़ों जंगजू हथियार डाल दें तो उन्हें आम माफ़ी देने पर भी गौर किया जा सकता है। इसी तरह अल जज़ीरा ने हालिया जंगबंदी मुज़ाकरात और जंगबंदी की नई तजवीज़ में हमास की तरमीम के हवाले से लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से 3 अहम मुतालबात पेश किए गए हैं, जिनमें से पहला मुतालबा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का खात्मा है। हमास का दूसरा मुतालबा गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला से मुतालिक है और हमास चाहती है
कि इसराइली फ़ौज उन मकामात पर वापस चली जाए जहां वो मार्च में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से पहले मौजूद थी। याद रहे कि मई में इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनमें सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, और उन कार्रवाइयों का मकसद गाज़ा के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करना था। जबकि हमास का तीसरा मुतालबा गाज़ा में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानत है। वाज़ेह रहे कि मार्च में इसराइल ने एकतरफा तौर पर उस जंगबंदी को ख़त्म कर दिया था जो जनवरी में तय पाई थी। हालांकि हमास उस जंगबंदी की शराइत पर अमल कर रही थी। हमास की इन शराइत पर इसराइल का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से अल जज़ीरा ने मज़ीद लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने असल अमरीकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन हमास की तरफ से की गई तरमीम को उन्होंने नाकाबिल कबूल करार दिया। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि वो जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक तमाम यरगमाली रिहा ना हो जाएँ और हमास को ख़त्म ना कर दिया जाए। ताहम बहुत से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना अमली तौर पर नामुमकिन है, और ये दावा असल में नेतन्याहू की तरफ से जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का एक सियासी मकसद है ताकि वो अपने ज़ाती मफादात हासिल कर सकें। वाज़ेह ये भी रहे कि नेतन्याहू बदउनवानी के इल्ज़ामात में अदालती मुकदमात का सामना कर रहे हैं और उन्हें इसराइल में बड़े पैमाने पर उस सिक्योरिटी फेलियर का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जिसकी वजह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन किया था। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि नेतन्याहू गज़ा में जारी जंग को उस वक्त तक जारी रखना चाहते हैं जब तक वो इतना सियासी फ़ायदा हासिल ना कर लें कि अपने ख़िलाफ़ कायम मुकदमात को ख़त्म करवा सकें और अवामी हिमायत हासिल करके इसराइल की क़यादत पर बरकरार रह सके। नेतन्याहू की इस जंग को उनके इंतहा पसंद दाएँ बाजू की काबीना के वज़रा की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जो चाहते हैं कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मारा जा सके और गज़ा के महसूर और भूखे आवाम के लिए इमदाद की फराहमी भी मुकम्मल तौर पर रोक दी जाए। इस सूरत हाल में ट्रंप बज़ाहिर पुरुमीद है कि गज़ा में जल्द जंगबंदी हो जाएगी, मगर गज़ा में इसराइली हमले ताहाल कम होने का नाम नहीं ले रहे और गज़ा के लोगों को इसराइली बमबारी के साथ साथ इमदाद पर इसराइली कंट्रोल की वजह से शदीद भूख का भी सामना है। अल जज़ीरा के मुताबिक आज भी इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में शदीद बमबारी की और इन हमलों में आज कम अज़ कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 57,523 से भी ज़्यादा हो गई है। इन हालात में जहां एक तरफ इसराइली फोर्सेस गज़ा में तबाही मचा रही हैं, वहीं मकबूजा मगरबी किनारे में भी हालात इंतहाई ख़राब हैं, जहां इसराइली सेटलर्स फ़लस्तीनियों के घरों को मस्मार कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया है कि इसराइल ने 12 रोज़ा जंग के दौरान उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए जब ईरानी सदर से सवाल हुआ क्या इसराइल ने ईरानी सदर को कत्ल करने की कोशिश की, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. इसके अलावा इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी पहली बार किसी अवामी मकाम पर नजर आए। हफ्ते को ईरान की सरकारी मीडिया ने 86 साल सुप्रीम लीडर की एक वीडियो जारी की जिसमें उन्हें आशुरा की मुनासबत से मुनक़िदा एक मजलिस में शिरकत करते हुए देखा जा सकता है। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 13 जून को इसराइल के साथ जंग के आगाज़ के बाद से किसी अवामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी और उनकी तमाम तकारीर पहले से रिकॉर्ड शुदा थी, जबकि इसराइल ने इस दौरान कई बार ऐलान किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करना उनके जंगी मकासद में शामिल है। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने भी दावा किया था कि वो जानते हैं ख़ामनेई कहाँ छुपे हैं, मगर वो उन्हें फ़िलहाल निशाना नहीं बनाएंगे। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।